Hello friends, I am Ajay Kumar Thakur, live from Suchna Bhavan Bokaro for chemistry class. लास्ट क्लास जो हमारा था उसमें हमने आइसोमेरिज्म जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसके बारे में मैंने बताया था, जिसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ऑप्टिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में मैंने बताया था। तो अगर वो क्लास आपका स्किप भी किया हो तो दैट इज ऑन द फेसबुक पेज ऑफ डिप्टी कमिश्नर बोकारो और इन माय यूट्यूब चैनल यू कैन सब्सक्राइब एंड सी द लास्ट क्लास अबाउट द आइसोमेरिज्म for inorganic compound, that is coordination compound. आज जो हमें बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें जो कोऑर्डिनेशन यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो आया तो इट वाज वर्नर 1862 राउंड ऑफ ऑनवर्ड्स दे प्रपोज्ड सम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था COCl3 6NH3, यानी उस टाइम में ये लिमिटेड कंपाउंड था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिस बेसिस पे वर्नर ने एक थ्योरी प्रपोज किया था और वो बताया था जैसे वैलेंसी आर टू टाइप्स, फर्स्ट आर प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंड आर सेकेंडरी वैलेंसी. Primary valency are ionizable, whereas secondary valency are non-ionizable. तो ये वर्नर्स का कंसेप्ट था, बट ये जो कंपाउंड था उस टाइम तक वो लिमिटेड कंपाउंड जो है वो इन्वेंटेड थे. उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया 1930 में, जो लिनियस पॉलिंग एल पॉलिंग ने प्रपोज किया. तब तक बहुत सारे कंपाउंड्स जो है, सॉल्ट जो है कॉम्प्लेक्स, वो डिस्कवर हो चुके थे और उसने बताया कि जो हम लोग जो लिगेंड और मेटल आयन कर रहे हैं, जो मेटल और लिगेंड आयंस है, तो दिस मेटल आयन, उसका पोस्टुलेट्स मैं बता रहा हूं कि जो मेटल आयन है दैट प्रोवाइड वैकेंट डी ऑर्बिटल्स फॉर लिगेंड, और ये लिगेंड जो है दैट coordinate a lone pair electrons to the metal ion. और इस बेसिस पे जो है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया, तो उसमें एक क्वेश्चन आपको आता है कि फाइंड द व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. लेट अस सपोज कोई भी कंपाउंड है, ये FeH2O होल 6 3+ ये कंपाउंड है, तो इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, कलर क्या होगा, ये सब सारा प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया. लेकिन चूंकि इसमें भी बहुत सारा ड्रॉबैक्स था, ये फेल कर गया. फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आता है, तो उसका जो लिमिटेशंस था वैलेंस बॉन्ड का वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रिमूव करता है. फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी सम ड्रॉबैक्स, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी आया. फिर लिगेंड्स फील्ड थ्योरी आया. तो उसको हम लोग आगे बारी से देखेंगे. तो इसमें आज हम मेन इंपॉर्टेंट जो इसका है रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन का जो एक्सप्लेनेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो आप जानते हो कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है व्हेन टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर form a new hybrid orbital, that is called hybridization. जैसे आपने 11th में भी उसके बारे में पढ़ा है, जो हाइब्रिडाइजेशन में जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3 dsp2 dsp3 या और sp3dt, d2 लिखते इसको, sp3d D2 sp3 and sp3
D2, जिसमें sp लीनियर, sp2 ट्राइगोनल, sp3 टेट्राहेड्रल, dsp2 स्क्वायर प्लानर, ये ज्योमेट्री होता है, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, d2 sp3 ऑक्टाहेड्रल, और ये sp3d2 ये भी ऑक्टाहेड्रल होता है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल में जो है ये इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल होता है और ये आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल होता है। तो हम आज बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4 और 6, इसका कुछ एग्जांपल लेंगे रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें sp3 यानी टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लानर, ऑक्टाहेड्रल, अगर इनर और आउटर ऑक्टाहेड्रल वाले कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसे अब देखिए कि ये उसके लिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम एक एग्जांपल्स पे ही आते हैं और आपको ये बताते हैं कि इसका जैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया कि FeH2O होल 6 3 प्लस, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। हालांकि ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, ये 6 जैसे आप ये देख लेंगे कि ये 6 जो है लिगेंड्स, यहाँ पे जो वाटर का है वो 6 लिगेंड्स है, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। लेकिन उससे भी पहले हम क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन हाइब्रिडाइजेशन अगर कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है, तो आसानी से आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है। तो पहला तो ये आपके माइंड में आएगा कि अगर 4 कोऑर्डिनेटेड है तो या तो वो टेट्राहेड्रल बनेगा और नहीं तो फिर स्क्वायर प्लानर बनेगा, sp3 और dsp2 बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ये मेटल आयन है, इस मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है। तो जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल आयन का निकालेंगे तो साइनाइड Cn का -1 होता है, तो ये लेट अस सपोज x -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू क्या होगा +2। तो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है निकेल का, मेटल आयन का। अब आप आ जाए प्रोसेस में, क्योंकि निकेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अब आप याद करिए कि मैंने अपने पहले क्लास में इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके बारे में बताया था, और वहां पे मैंने ट्रिक्स भी आपको दिया था कि जो क्वेश्चन हो आएंगे तो डायरेक्ट क्या कैसे आपके माइंड में आएगा कि इसका निकेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो निकेल यानी 28 एटॉमिक नंबर उसका 28 है, क्या बनेगा ये 4s2 3d8 28। तो ये आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो निकेल का है, हम यहां पे मेंशन करें निकेल 4s2 3d8। लेकिन जब आप निकेल 2+ कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, इसका प्रोसेस पे अब हम आ रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4s का ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ये हो गया 3d8। अब इस तरह से आप क्या करेंगे, ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। डी में 5d होते, 3d अरेंजमेंट में, फिर उसके बाद 4s, फिर इसके बाद 4p, 3d 4s और 4p। अब आप देखिए कि हमने पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको क्या बताया कि जो मेटल आयन है दैट प्रोवाइड द वैकेंट d ऑर्बिटल्स, वो वैकेंट d ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है फॉर बॉन्डिंग। तो d में यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है इन
ग्राउंड स्टेट, ऐसे मेंशन कर देंगे आप, इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में निकेल 2+ का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 3d, d3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 4s नेक्स्ट वैकेंट है और 4p वैकेंट है। अब क्या होगा कि जब ये निकेल 2+ इन एक्साइटेड स्टेट, Ni2+ इन एक्साइटेड स्टेट, तब क्या होगा? देखिए, जो लिगेंड्स है उसमें मैंने जो लास्ट क्लास में भी बताए थे, जो टाइप्स ऑफ लिगेंड वगैरह था, तो एक मैंने टाइप्स में ये बताया था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड जो होते हैं, जब ये एक्साइटेड स्टेट में होगा, अगर अवेलेबल d ऑर्बिटल होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इसका पेयरिंग हो जाता है। यानी ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दें कि d में यहां पे पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने लगाया, जो इलेक्ट्रॉन्स भरने के बाद एक्साइटेड स्टेट में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण जो है एक्साइटेड स्टेट में ये एक इलेक्ट्रॉन आके इस ऑर्बिटल्स में पेयर हो जाएगा। और ये भी आपको माइंड में होगा कि जो हमने ऑर्बिट dxy, dyz, dxz, dx² माइनस y² एंड dz², तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट का? 1 2 3 4 5, यानी इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। और जो ये 4s के इलेक्ट्रॉन है, ये 3d, ये 4s और ये फिर 4p वैकेंट है, 4p। तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। और एक लिगेंड्स जो है, वन लिगेंड्स प्रोवाइड वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल आयन। तो यहां पे क्या होगा कि अब आप ये देखिए 4 चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल्स, तो आप सीक्वेंस में यहां से लेंगे 1 2 3 4। तो अब एक चीज मैं यहां बता दूं कि अगर जो कॉन्फ़िगरेशन जैसे यहां पे आया 1 2, ये यहां पे आके पेयरिंग कर दिया, सॉरी ये यहां पे पेयर हो गया, यानी एक ही वैकेंट बचा हुआ है। ये 3 तो पहले का ही था इलेक्ट्रॉन्स 8 में, और ये एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल्स में आके पेयरिंग हो गया, तो यहां 3d में 1 वैकेंट ऑर्बिटल्स बचे, फिर 4s में और फिर 4p में। तो जो 4 अवेलेबल ऑर्बिटल्स वैकेंट है उसको हम सीक्वेंस में लेंगे 1 2 3 4, यानी 1d 1s एंड 2p। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेंगे? dsp2। क्लियर हो? यानी ये dsp2 कैसे हो गया कि जब यहां ग्राउंड स्टेट का जो कॉन्फ़िगरेशन था, इसमें ये लिगेंड्स जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, इसके लिए हम आपको अलग से एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में भी बताएंगे, जिसमें वो सीक्वेंस होगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, कौन वीक लिगेंड फील्ड है। तो अभी हम सिर्फ ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि जो साइनाइड एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब वो एक्साइटेड स्टेट में निकल आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड था वो पेयर्ड हो गया और 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे dsp2 बन गए। और यानी यहां जब ये कॉम्प्लेक्स आया NiCN4 2+ में, तो अब आप ये इसको आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं 1 2 3 4, ये तो कंप्लीट 4 जो है सो वैकेंट हो गए, सॉरी फील्ड हो गए, और इधर आपके जो ऑर्बिटल्स यहां पे आ गए वो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 2 3 4, तो वो dsp2 ये बन गया इसका कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन। तो इसे निकालने का आपने ये मेथड देखा
कि किस तरह से आप जो है इस प्रोसेस से आप हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हैं। अब एक चीज यहां पे देखें आप, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन है इसका डाइजेशन क्या हो गया, DsP2। तो जो ज्योमेट्री यानी स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर। ये स्ट्रक्चर बन गया इसका स्क्वायर प्लानर, यानी स्क्वायर प्लानर में इस तरह से आप जब अगर ये फुल क्वेश्चन आता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, तो जो मेटल आयन है, तो मेटल आयन यहां में निकल NiCN, साइनाइड जो है CN और 2 माइनस, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए और क्या आता है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। आप यहां पे देख रहे हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए एक्साइटेड स्टेट के रेफरेंस में। अब आप देखेंगे तो क्वेश्चन ये बनता है NiCN होल 4 2 इज डायामैग्नेटिक। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है कि ये डायामैग्नेटिक कैसे हो गया। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अब आप देखें कि इसी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे ही आपको बनाना होगा कि ये कॉम्प्लेक्स जो है कोई डायमैग्नेटिक शो करेगा, कोई पैरामैग्नेटिक शो करेगा, तो कैसे करेगा वो प्रोसेस ये आपके सामने है। तो क्लियर है कि यहां से क्या हो गया, एक तो आंसर ऐसे ही आधा आपको मिल जाता है, जैसे क्वेश्चन ये आ गया ना कि दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो क्लियर है कि पैरामैग्नेटिक आप अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो देन इट विल बी पैरामैग्नेटिक, सिंपल सा। डायमैग्नेटिक है तो क्या हुआ, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, एक सिंपल कंसेप्ट है ये। तो क्लियर है कि ये डायमैग्नेटिक क्यों हो गया कि इन दिस कॉम्प्लेक्स निकल 2+, all electrons are paired, that's why it exhibit diamagnetic behavior। इसका मतलब है कि यहां पे आप इसको मेंशन, जब फुल क्वेश्चन अगर आपके होंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे आप, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि इस कंपाउंड का जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करिए। तो वही क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज चेंज करेगा। इस एक से देखिए 3 क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्लियर है यहां पे। तो अब आप सिर्फ यहां से सिर्फ हम मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में जानते हैं कि ये कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या होता, म्यू इज इक्वल टू n+2 √ bm फॉर बोथ मैग्नेटॉन। फिर n क्या है, जहां पे n ये क्या है, n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये है n। अभी आपने देखा कि यहां पे निकेल के इस कॉम्प्लेक्स के केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड स्टेट वाला देखना है आपको कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0। तो ये क्या हो गया, 0 यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो 0 पुट करेंगे तो 0 0 + 2 0 हो जाएगा, यानी म्यू इज इक्वल टू 0 bm। तो 0 वैल्यू है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का। अब यही क्वेश्चन कैसे बन गया कि कॉम्प्लेक्स जो निकेल टेट्रा जो है NiCN होल 4 2 जो है आपका हैज 0 मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, व्हाई या एक्सप्लेन। तो फिर इसी बेसिस पे आपको कैलकुलेट करके बता देना है कि वो 0 क्यों हुआ। नहीं, अगर रीजनिंग क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप लिखिए
कि there is a no unpaired electrons, that's why the magnetic moment value of mu is 0 in case of निकेल, जो टेट्रा साइनो निकेल 2 आयन में, उसके कंसर्न में ये आप देख लीजिए। तो एक सिंपल, जैसे ये मैंने स्क्वायर प्लानर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जो है 4 में हमने सबसे पहले क्या देखा कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स का जो है वो हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 ये दोनों आपके क्लियर हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन से तो क्वेश्चन चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी, कोई भी आईआईटी मेडिकल क्यों नहीं है, एक क्वेश्चन तो यहां से आने ही आने हैं। मतलब आउट क्वेश्चन है कि आपको आईआईटी मेडिकल में एक क्वेश्चन यहां से होगा, आइदर उसका मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, या मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कितना होगा, ऑप्शन दिए होंगे, कैलकुलेट करने होंगे आपको। तो उस कंडीशन में इतना प्रोसेस तभी आपको अडॉप्ट करने हैं जब आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं। अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे 2 4 5 क्वेश्चन को ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि अगर वो अनपेयर्ड अगर पूछ रहा है हमें कि बताइए व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, तो आपको कंसेप्ट आएगा कि वो लिगेंड्स का नेचर जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, या जो ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे वो पेयरिंग वहां हुआ या नहीं हुआ, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पे बचे, तो उससे आप मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और वो मैग्नेटिक बिहेवियर जो मैंने कहा कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, वो भी आप आसानी से वहां पे देख सकते हैं। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी का कि NiCO होल 4 ये लेते हैं। CO ये जो देखिए कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO ग्रुप का है। इसमें आइए कि इसका जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा तो इसका चार्ज 0 होता है, तो निकेल यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। फिर वही निकेल का जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो क्या हो जाएगा 3d8 निकेल इन ग्राउंड स्टेट 1 2 3 4 5, यानी ये 3d। पहले ये अरेंजमेंट के बेसिस पे ये हाइब्रिडाइजेशन बनाने हैं आपको, 3d फिर 4s फिर 4p 4p। अब क्या है यहां 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां पे 2 3 4 5 6 7 8 3d8, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है 4s में। अब आप पहला चीज क्या माइंड में आपको है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, ऑर्बिटल्स कितने चाहिए आपको 4, वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि वो लिगेंड्स जो है लिंकेज देगा, कोऑर्डिनेट लिंकेज बनाएगा। तो ये जो ग्राउंड स्टेट में जब ये कॉन्फ़िगरेशन है, अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम निकेल इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। निकेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहां पे 3d में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, इसको आके पेयरिंग कर देगा। क्यों, क्योंकि CO भी जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यहां पे क्या बन जाएगा, ये जब एक्साइटेड स्टेट में हम फिर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3d का, और 4s का ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आके पेयरिंग कर दिया और नेक्स्ट यहां पे पेयरिंग कर दिया। अब यहां पे एक वैकेंट 4s हो गए और ये जो 4p है वो 4p हो गए, 3 4s 4p। तो रिक्वायरमेंट कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स का है 4। आप देखिए यहीं से आपको 4 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हो गए। तो ये जो 4 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हो गए क्या बन जा रहा है 1s एंड 3p, क्या बनाई sp3।
हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, sp3, यानी इन दिस कॉम्प्लेक्स कि वो निकेल NiCO4 जो कॉन्फ़िगरेशन अब हमारा बना 1 2 3 4, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये यहाँ पे बन गए हमारे जो sp3 का है, ये 1 2 3 sp3 का। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, चूंकि लिगेंड्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो इस तरह से आप या स्टार ऐसे दो दो करके बना दें। ये एक लिगेंड्स जो है एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए जो है ये यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जा रहा है, sp3 हो जा रहा है। sp3 मतलब ज्योमेट्री इसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, तो यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गया और ज्योमेट्री इसका क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। आपने देखा एक जगह कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही एक जगह आ गया स्क्वायर प्लानर आ गया, और वहीं दूसरे जगह पे क्या हो रहा है कि ये निकेल के ही केस में जो है ये टेट्राहेड्रल यानी sp3 आ गया। तो कैसे आया, प्रोसीजर समझ में आया। अब यहीं पे अब आप फिर देखिए कि जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू को देखेंगे, यानी म्यू कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला वही है n+2 √pm। यहां से देख लें n क्या हो जाएगा 0, बिकॉज ऑफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं है, तो म्यू इसका 0 हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट पर जो है इसका 0 हो गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑल आर पेयर्ड, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसका क्या हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ये हो गया डायमैग्नेटिक। ध्यान दे दोनों में डिफरेंस गौर करें कि वहां पे A+2 स्टेट में निकेल था, इसलिए वो DsP2 वहां पे एक इंटरनल ये 3D का एक डी वैकेंट हुआ था, और यहाँ पे डी वैकेंट नहीं हुआ, ये आके पेयर किया और हाइब्रिडाइजेशन बन गया वो sp3, यानी जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो निकेल Ni जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता CO ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो निकेल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हो गया कि रिगार्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अब हम आते हैं 6 का एक एग्जांपल पहले लेते हैं और 6 में देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि 6 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल में दो पार्ट बने, एक इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल और दूसरा आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कब होगा, जबकि इनर साइड के 2d आएंगे, और यानी D2sp3 अगर ये आया, नहीं तो फिर क्या आएगा sp3d2। इनर डी अगर ले रहा है हमारा वही तो वो हो गया D2sp3, और आउटर डी अगर हमारा आ गया तो वो हो गया हमारा sp3d2। एक चीज और मैं वहां पे थोड़ा सा स्किप किया कि उसमें एक वो भी रिगार्डिंग स्टेबिलिटी भी क्वेश्चन आता है कि कंपेयर किया हुआ दो कॉम्प्लेक्स लगे होंगे और उसमें होगा कि विच वन इज मोर स्टेबल। आपको जैसा कि पता होगा कि जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जब हमने बताया था आपको, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है यानी D5 और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स है यानी D10, तो नॉर्मली क्या कॉन्सेप्ट है कि D5 यानी D0, D5 and D10 are much more stable with respect to other mean या तो D1, D2, D3, D4, D6, D7
D8, D9। तो D5 यानी जब D में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर D में है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाफ फील्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। अगर 5 से इलेक्ट्रॉन लेस है, कम है, तो लेस देन हाफ फील्ड हो गया। R यानी 4 है, D4 है, D3 है तब। और वहीं अगर D5 के बाद D6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, तो अगर वो D6 इलेक्ट्रॉन यानी मोर देन हाफ फील्ड, अभी वो ये हम लिए हाफ फील्ड, इससे कम इलेक्ट्रॉन्स है तो लेस देन हाफ फील्ड, और जैसे ही D6, D7, D8 हुए तो वो मोर देन हाफ फील्ड हो गया। तो उस कंडीशन में आइए कि अब जब हम ये एग्जांपल लेते हैं, जैसे FeH2O होल 6 2+, क्या है यहां पे? ये 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 लिगेंड्स है, वाटर दैट इज एक्वा। अब आयरन याद करिए आप, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, Fe जो है आपका कितना है? 26 है। तो 26 में ऐसा करता है कि इसको 2+ नहीं 3+ ले लेते हैं हम पहले। 2+ में भी आप बना सकते हैं, पहले 3+ में नहीं। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या बन जाएगा 26 में आयरन का? 4s2 3d6। देखिए 26 याद करिए कि वो पहले वाला फिर ट्रिक्स में यहां पे लगा रहा हूं। एटॉमिक नंबर था 26, 4s2 3d6। इसलिए आप हर हाल में अगर वो चीज माइंड में, आपके माइंड में वो ट्रिक्स है, तो फिर आप आसानी से जो है पूरा वो कॉन्फ़िगरेशन बिना ड्रॉ किए 1s2 2s2 आप डायरेक्ट जो है वो मेंशन आप कर सकते हो। तो आयरन 3+, चूंकि यहाँ पे वाटर का 0 होता, तो इसका जो यहाँ पे चार्ज है आयरन का कितना है? +3 बन जाएगा। तो आयरन 3+ का क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन? ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो फिर क्या बनेगा? 3d5 बन गया। यानी जो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन, आयरन 3+ इन ग्राउंड स्टेट। तो यहां पे 3 में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3d 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3d के बाद 4s वैकेंट, फिर इसके बाद 4p और 4p के बाद 4d अरेंजमेंट में। यानी हम यहां तक ले लेते हैं 6 कोऑर्डिनेटेड के लिए हम ले रहे हैं। अभी तक जब हम 4 ले रहे थे तो 3d 4s 4p में ही हमारा बन गया क्वेश्चन। लेकिन जब हम 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं तो 3d में तो इलेक्ट्रॉन यहां पे अवेलेबल ही है, 4s, उसके आगे 4p अरेंजमेंट में जो ऑर्बिटल्स वैकेंट है, और फिर कौन सा है 4d, यानी यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। इस तरह से आप ऑर्बिटल्स बना दें। अब आप देखें कि आयरन में 3d5 इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 1 2 3 4 5। डी में 5 इलेक्ट्रॉन और 4s 4p और 4d क्या है? वैकेंट है। अब कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए आपको? 6। क्यों? क्योंकि 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स आपको अवेलेबल है। अब देखना क्या है कि ये लिगेंड्स का नेचर क्या है। जो वाटर है वो वीक लिगेंड है, ऐसे टाइप्स में न्यूट्रल लिगेंड भी आपको मैंने कहा था, तो ये वीक लिगेंड है। तो अगर वीक लिगेंड्स है तो क्या होगा? पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। वो इलेक्ट्रॉन्स का जो है एक्साइटेड स्टेट में पेयरिंग नहीं हो पाएगा। वीक लिगेंड का ये प्रॉपर्टी है। तो एज इट इज ये आयरन 3+, अगर आप इसको ऐसे भी एक्साइटेड स्टेट भी लिखते हैं, एक्साइटेड स्टेट, तो क्या होगा? ये 1 2 3 4 5 जो 3d है, ये 4s 4p 4s 4p और 4d जो ये
वैकेंट है, एज इट इज यही होगा। तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल अगर हम ले रहे हैं तो 1 4s हो गया, 1 2 3 4, और d कितने लेने होंगे हमको 2, क्योंकि 3 और 1 यहां 4 बन गए और ये 2 यहां से हम ले लिए। तो देखिए आप d कहां से हम ले रहे हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, यानी ये क्या हो रहा है sp3d2, एक sp3 और d2, 3 2 5 1 6, तो 6 कोऑर्डिनेटेड हो गए। यानी ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है FeH2O होल 6 3 प्लस, तो ये अरेंजमेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स का एज इट इज यही होगा 1 2 3 4 5, और ये जो sp3d2 है बना है हमारा यहाँ पे, इसको वैसे हम लिख सकते हैं जो 4s है 1 p का 3 1 2 3 और d जो है 2 1 2 3 4 5 6, यानी sp3d2। अब आप देखिए यहां पे ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया क्या, कि जो आयरन H2O होल्ड 6 3 प्लस है, तो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3d2, यानी आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो स्ट्रक्चर, अगर पहले आप स्ट्रक्चर ही देख लें, अगर स्ट्रक्चर आप बनाते हैं आयरन लिगेंड्स जो है 6 है H2O 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 H2O, ये 6 कोऑर्डिनेट लिगेंड है, ये सारा यहाँ पे ये मेंशन कर दिए, और चार्ज कितने हैं यहाँ पे 3 प्लस। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो स्ट्रक्चर प्लॉट कर दिया। अब आपको क्या लगता है ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा या डायमैग्नेटिक? ऑब्वियसली क्लियर है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, यानी ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसका हो गया, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है D5, यानी 5 हाईली पैरामैग्नेटिक। ये हो गया कि 5 मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेस देन अगर होगा तो फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेंगे, मोर देन होगा तो फिर वो भी डिक्रीज करेगा। तो हाईली पैरामैग्नेटिक किस कंडीशन में होगा, जब D में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गया पैरामैग्नेटिक। अब हम क्या देखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू यानी म्यू। तो 4 क्या हो गया n+2 √bm, बोर मैग्नेटिक। तो n कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे 5, तो दैट इज 5 +2 √, दैट इज 5 + 2 7 7 5 35 √35 bm, बोर मैग्नेट है। तो जब √35 यानी 36 होता है तो स्क्वायर रूट जो है वो 6 आता है। तो 35 का जब आप अंडर रूट कैलकुलेट करोगे तो राउंड ऑफ 5.85 बोर मैग्नेट है। ये स्क्वायर रूट में मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू हो गया। तो एक जब वीक लिगेंड है 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, उस कंडीशन में जो है आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि ये पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसे कैलकुलेट कर ले रहे हो ये देखा। अब इसी में एक हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये